चीखती, पीछा नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर मिस्टर खरबंदा चुप हो जाते हैं। यह सुनकर तीनों जिस्से को देखकर बोलते हैं, मिस प्रिया शर्मा को एक लास्ट मौका दे रहे हैं। अगर इसके बाद मटेरियल में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। यह सुनकर क्या प्रोफेशनली स्माइल करते हुए बोलती है, चौधरी मैं आपको 100% दिलाती हूँ कि आपके मटेरियल में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं होगा। मैं अपने निगरानी में सारे मटेरियल सबके साइट पर पहुँच जाऊंगी। सुधांशु अचानक बोलता है, मिस प्रिया आर यू सिंगल? यह सुनकर तीनों सुधांशु को देखते हैं। सुधांशु कोरली स्माइल करते बोलता, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। प्रिया न्यू कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई थी, वह चारों के सामने कर रखती है। तीनों साइन करते हैं पर सुधांशु साइन नहीं करता है। प्रिया को देखकर सुधांशु बोलता है, मिस शर्मा मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। प्रिया मिस्टर खरबंदा को जवाब नहीं देती है और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बोलती है, मिस्टर खरबंदा मुझे और बहुत सारे काम है। अगर आपकी फाइल साइन कर देते हैं तो मुझे दूसरे और बहुत सारे प्रोजेक्ट को हैंडल करना है। तो आई एम सॉरी, मेरे पास इतना टाइम नहीं मैं आपके साथ टाइम वेस्ट कर सकूं। प्रिया फाइल आगे कर सिग्नेचर पर फिंगर पॉइंट करके बोलती है, मिस्टर खरबंदा प्लीज साइन कीजिए। बिना कुछ बोले सुधांशु साइन कर देता है। फाइल लेकर प्रिया और उसकी टीम होटल से निकल जाती है। सुधांशु टेबल पर बैठकर वाइन के साथ खेलते हुए बोलता है, तुम्हें चखने में मजा आएगा। बिल्कुल मेरी टाइप की हो, जिद्दी और जल्दी न मानने वाली, जिस वजह से तुम्हें पाने की इच्छा मिलेंगे और बढ़ती जा रही है। यह बोलकर वाइन एक ही घुट में पी जाता है और संकी तरीके से हंसने लगता है। ध्रुव जो कब से इन सब पर नजर रख रहा था, अजय को कॉल करके सारी डिटेल्स बताता है। सुनते ही अजय की आंखों में गुस्से की एक लहर दौड़ जाती है। अजय ध्रुव को सुधांशु पर कड़ी नजर रखने के लिए बोलता है और उसके बारे में पता करने के लिए भी बोलता है। ध्रुव ओके सर बोलकर अपने काम पर लग जाता है। दो बॉडीगार्ड को प्रिया के सेफ्टी के लिए वहीं पर रुकने के लिए बोलते हैं। प्रिया अपना सारा सामान समेटकर जैसे ही निकलने वाली होती है, तभी उसके फोन पर कामिनी का फोन आता है। कामिनी का फोन देखकर जाती फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि करवा चौथ के दिन के बाद वह आज कॉल कर रही है। प्रिया फोन रिसीव करती है तो कामिनी प्रिया से पूछती कि वह कहाँ है। प्रिया जवाब देती है कि वह अभी भी होटल में क्लाइंट से मिलने के लिए आई थी। कामिनी जल्दी से बोलती है, तू वहीं पर रुक, मैं आधे घंटे में आ रही हूँ, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। प्रिया बोलती है, ऑफिस में मिलते हैं। कामिनी बोलती है, तू कहीं मत जा, यहीं पर रुक, मैं भी आ रही हूँ, मुझे तुझे से अभी बहुत जरूरी बात करनी है। कामिनी की बात मानकर वहीं पर रुक जाती है। मैनेजर और अपने सिस्टम को देखकर बोलकर, तुम लोग ऑफिस पहुंचो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी मैडम बोलकर निकल जाता है। प्रिया अपने बैग से एक बुक निकालती है और वहीं पर बैठकर पढ़ने लगती है और कामिनी का इंतजार करने लगती है। करीबन आधे घंटे बाद कामिनी हफ्ते हुए होटल के अंदर आती है और आपके साथ ही किसी से टकरा जाती है। गिर जाने के डर की वजह से वह अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है। कामिनी को जब दर्द का एहसास नहीं होता है, तभी कामिनी आंखें खोलकर देखती है तो देखती ही रह जाती है। उसके कमर को विवान शेखावत ने पकड़ा हुआ होता है। उसे देखकर कामिनी फाटक्या टमाटर की तरह लाल हो जाती है, खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। विवान कामिनी को खुद से दूर करके वहां से चला जाता है। कामिनी विवान को जाता देखकर कुछ सोचती है, उसके बाद प्रिया को ढूंढने लगती है। 2 मिनट ढूंढने के बाद प्रिया उसे एक टेबल पर बुक पढ़ते हुए मिलती है, जिसे देखकर कामिनी अपना सर पीट लेती है। कामिनी प्रिया के पास जाती है और उसकी किताब बंद करते हुए सामने वाले चेयर पर बैठ जाती है। कामिनी प्रिया को देखकर बोलती है, तू कहीं भी पढ़ने के लिए बैठ जाती है। प्रिया कामिनी के बाद का कोई भी जवाब नहीं देते हुए पूछती है, तूने मुझे यहाँ पर क्यों रोक रखा है? यह सुनकर कामिनी अपना सर खुजाते हुए बोलती है, मेरे लिए एक रिश्ता आया है। यह सुनते ही प्रिया के फेस पर 440 वाल्ट की स्माइल आ जाती है। यह देखकर कामिनी प्रिया को बोलती है, तू टेंशन मत ले, शादी के बाद भी मैं अजय का पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। यह सुनते ही उसकी 440 वोल्ट की स्माइल गायब हो जाती है। प्रिया थोड़े गुस्से में बोलती है, किसे अपनी जिंदगी भर बात करनी है जो तुझसे शादी करने के लिए रिश्ता भेजा है। यह सुनकर काम नहीं समझ जाती है, कृपया उसे ताना मार रही है। कामिनी पर्स से फोटो निकालकर प्रिया के सामने रखती है। प्रिया फोटो उठाकर 2 मिनट देखती है, उसके बाद कामिनी को देखकर बोलती है, मजाक करने के लिए तुझे मेरा यही टाइम मिला था। प्रिया कामिनी को देखकर बोलती है, तुझे पता है मैडम शर्मा मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, फिर भी तू मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए आप रोक कर रखा हुआ है। कामिनी बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ, उसी लड़की का रिश्ता आया है मेरे लिए। प्रिया गाली देते हुए बोलती है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। यह सुनकर कामिन अपना मुंह बनाती है और पर्स में से एक फाइल निकालकर प्रिया के सामने रख देती है।
प्रिया फाइल खोलकर जैसी दिखती है वह चौक पर शालिनी को देखती है। शालिनी झूठा स्माइल करते हुए आप दिखाकर मिलती है। मेरा दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर है, पर अजय के साथ रहकर तेरा दिमाग चलने चला गया। प्रिया पूरा बायोडाटा पढ़ने के बाद कामिनी से पूछती है, तो फिर तूने इसका क्या सोचा? कामिनी सर को टेबल पर हल्के से मारते हुए बोलती, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्रिया बहुत ही कैजुअली बोलती है, शादी कर ले तो क्या करेगी, और इनकी रिपीटेशन तो पूरे इंडिया में ही बेस्ट है, और तुझे क्या चाहिए? कामिनी प्रिया को देखकर बोलती है, पर यार मुझे अपने बहुत सारे सपने पूरे करने हैं। मैंने तो उसकी शुरुआत अभी तक की भी नहीं, और तुझे पता तो है शादी के बाद सब कुछ कितना कॉम्प्लिकेट हो जाता है। यह सुनकर प्रिया बोलती है, यह बात तो तूने सही बोला कि लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, बट यह भी तो सोच के एक लाइफ पार्टनर तुम्हारी जिंदगी में आता है, तुम्हें समझे, तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। प्रिया की बोलती है, तू जब पहली बार उसकी माँ से मिलेगा तुझे वह कैसी लगी? यह सुनकर काम नहीं स्माइल करती हो बोलती, पहली बार जब मैं उसकी माँ से मिली तो उसकी माँ मुझे बहुत स्वीट और कह रही नेचर की लगी, और उन्होंने ही मुझे बात बोला कि शादी के बाद मैं अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकती हूँ और वह मेरी हेल्प ही करेंगे। यह सुनकर प्रिया बोलती है, फिर तुझे क्या चाहिए? एक बार यकीन करके देख, शायद सच में तेरे सपनों को पूरा करने में वह भी तेरा साथ दे। और हम किसी का नहीं सर एक दिन में नहीं जान सकते, उसके साथ रहने के बाद ही पता चलेगा कि वह कैसा है। कामिनी फोटो देखकर बोलती है, दिखने में तो बहुत हैंडसम है। कामिनी प्रिया को देखकर बोलती है, मतलब से यह कहना है कि मैं शादी? हाँ बोल दो। यह सुनकर प्रिया हाँ मैं सर हिलाती है। कामिनी थोड़ी सीरियस होकर बोलती है, पर मैं अजय का पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। प्रिया कामिनी के सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोलती है, मेरी माँ तू उसका पीछा मत छोड़िए, अगर तुम मर भी जाए तो भूत बन गई उसके सर पर बैठी रही है। बस मुझे अब तेरी बातों से जलन नहीं होती, क्योंकि मुझे पता चल गया है अगर वह मेरा है तो मुझसे कभी भी दूर नहीं जाएगा और मुझे कभी धोखा नहीं देगा। कामिनी प्रिया को पूछती है, लगता है तूने अजय को पाने का फैसला कर ही लिया? कामिनी रिलैक्स होकर बोलती है, चलो अच्छा है, तू उससे मनहूस की बातों से बाहर तो आई और तूने अजय को अपनाने के लिए पहला कदम तो बढ़ाया। यह सुनकर प्रिया कामिनी को देखते हुए बोलती है, तूने सही बोला कर, मुझे खुद पर विश्वास है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या समझते हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरी स्टोरी को पढ़ने के लिए लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए बताना चाहती हूँ, मैंने जो एपिसोड में रिपीट किया वह इसके लिए कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी और रोज मुझे चैप्टर अपलोड करने पड़ते हैं और मेरी हिम्मत बिल्कुल ही नहीं हो रही थी कि मैं ऐसा करूं। उसके लिए इसे जितना भी लिखा जा रहा था उतना लिखकर आगे के चैप्टर को रिपीट कर रही थी। मैं खुश हूं कि आप लोगों ने मेरी स्टोरी पढ़ी, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। CH32 लव गुरु। कामिनी आप सभी को लोरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनकर प्रिया कामिनी को देखते हुए बोलती है, तूने सही बोला, अगर मुझे खुद पर विश्वास है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या समझते हैं और मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यह सुनकर कामिनी ताली बजाते हुए बोलती है, चलो अच्छा, तुझे मेरी बात समझ में तो आए, सबसे तीखी बात में बोल कर थक गई थी। यह सुनकर प्रिया कामिनी को बहुत ही प्यारी नजर से देखती है। कामिनी खुद को इतने प्यार से गिरता हुआ पाकर बोलती है, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? देख, इस तरह घूर कर देखना बंद कर, क्योंकि मुझे लड़कियां नहीं लड़की पसंद है और तुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यह सुनकर प्रिया खिलखिला के हंस देती है। प्रिया कामिनी को देखकर बोलती है, मुझे तरस आ रहा है तेरे होने वाले पति पर, तेरे जैसी पत्नी पाकर बेचारा पता ही नहीं क्या करेगा। कामिनी प्रिया को देखकर बोलती है, जो भी होगा तेरे से तो अच्छा ही होगा। यह सुनकर प्रिया उदास हो जाती है। प्रिया कामिनी को देखकर बोलती है, वह मेरे करीबी नहीं आना चाहता तो मैं क्या करूं? कामिनी हंसते हुए बोलती है, गंगा मैया में जाकर डूब जा। यह सुनकर प्रिया सवाले नजर से कामिनी को दिखती है। कामिनी प्रिया को देखकर बोलती है, मैंने जो लास्ट टाइम इतना लंबा भाषण दिया था उसमें से तूने कुछ नहीं सीखा। अगर वह तेरे पास नहीं आना चाहता है तो तू उसके पास चली जा, उसके साथ बैठने की बात करने बहाने ढूंढ, कभी कोई गिफ्ट लाकर दे दे, कोई संडे ऐसा हो जिसमें तो उसके लिए खाना बना दे। कामिनी प्रिया के दोनों गालों को खींचते हुए बोलती है, माय डियर लव, मोमेंट क्रिएट करने पड़ते हैं, पिक्चर नहीं है कि मोमेंट अपने आप ही क्रिएट हो जाए। यह सुनकर प्रिया सोच में पड़ जाती है। कामिनी की तरफ देखकर बोलती है, यह सब करने के बाद फिर भी वह मेरे करीब न आया तो? कामिनी प्रिया को देखकर बोल दिया, तेरी जवानी बेकार है, तेरे सेक्सी फिगर पर नालात है, जिस फिगर से तू अपने पति को भी सेड्यूस ना कर सके। अचानक प्रिया को अपने माथे पर दर्द का एहसास होता है। कामिनी को देखकर उसके तूने क्यों मारा? कामिनी जवाब ना देकर पूछती है, दर्द हुआ? प्रिया क्यूट सा फेस बनाकर हाँ में सर हिलाती है। प्रिया कामिनी को देखकर बोलती है, तू सीधा सीधा सा बता, क्या करना है?
इस तरह जलेबी जैसी बातें मत कर। कामिनी लंबी सांस लेकर बोलती है, बेशर्म लड़की, सॉरी। सॉरी औरत, मैंने तुझे जितना ज्ञान दिया है, अगर उतनी ज्ञान का मैं वीडियो बनाती तो और सोशल मीडिया पर अपलोड करती तो मुझे कितना प्रॉफिट होता, और मैं तुझे फ्री में ज्ञान दे रही हूं तो तू मुझे बोल रही है कि जलेबी जैसी बातें ना बना। कामिनी नकली गुस्सा दिखाते हुए बोलती है, जब मैं तुझे अपना ज्ञान नहीं दूंगी। यह सुनकर प्रिया कामिनी का हाथ पकड़कर बोलती है, बता दे, मैं तुझे तेरे फेवरेट रसगुल्ले खिलाऊंगी। यह सुनकर कामिनी के मुंह में पानी आता है, फिर भी अपनी अकड़ बनाए रखने के लिए बोलती है, तुझे क्या लगता है तुम मुझे रसगुल्ले की रिश्वत देगी तो मैं मान जाऊंगी। यह सुनकर प्रिया सोचते हुए बोलती है, तुझे तेरे फेवरेट हलवाई के समोसे भी खिलाऊंगी, अब तो मान जा। कामिनी समोसे रसगुल्ले के नाम पर बिल्कुल मोम की तरह पिघल जाती है और प्रिया की तरफ मुंह करके बोलती है, अगर तू इतना ही रिक्वेस्ट कर रही है तो मैं तुझे बता देती हूँ। यह सुनकर प्रिया स्माइल कर देती है। प्रिया कामिनी को अपने पास बुलाती है और उसके कान में एक से एक आईडी बोलती है, जिसे प्रिया अपने पर्सनल डायरी में नोट करने लगती है। सारे आइडियाज देने के बाद कामिनी लंबी सांस लेकर खुद को कुर्सी पर रिलैक्स करते हुए बोलती है, मैं थक गई। कामिनी प्रिया को देखकर बोलती है, पहले जो वाली पॉइंट को आज से ही स्टार्ट कर देना। अगर वह तुझे खुद से दूर करें तो फिर भी जबरदस्ती तो उसके पास जाना, तब तक जाना जब तक वह मान न जाए। कामिनी प्रिया के फेस पर पॉइंट करते हुए बोलती है, जब तो अपने घर में गुस्सा कर, तेरे इस सड़े से चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल लेकर एंट्री करा कर। ना तो तू किसी जेल की जेलर है और ना ही तेरे घर वाले कैदी हैं। यह सुनकर प्रिया अच्छे स्टूडेंट की तरह हाँ में सर हिलाती है। कामिनी प्रिया के गालों को थपथपाते हुए बोलती है, गुड गर्ल। यह का देखकर किया कामिनी को घूर कर देखती है। कामिनी को प्रिया की गुर्जर देखने से कोई भी असर नहीं होता है और कामिनी प्रिया को देखकर बोलती है, अगर तेरा ज्ञान बटोरा हो गया हो तो अब चले, मुझे बहुत भूख लगी। यह सुनकर प्रिया बैग में अपनी डायरी रखती है और बिल पे करके दोनों होटल से निकल जाते हैं। शेखावत अंपायर विवान अपने हाथों को बहुत गौर से देख रहा होता है और उसे वो टाइम याद आता है जब कामिनी को गिरने से बचाया। विवान अपने ही ख्यालों में खोया होता है, तभी अरहम केबिन में आता है और हफ्ते हुए विवान को देखकर फाइल देते हुए बोलता है, तुझे यह फाइल एक बार जरूर देखनी चाहिए। विवान फाइल खोलकर जैसे देखता है तो उसकी होश उड़ जाते हैं। विवान ब्यांकिनी से अरहम की तरफ देखता है। विवान को यकीन ही नहीं आ रहा है फाइल में जो लिखा है। अरहम विवान को देखकर बोलता है, तो टेंशन मत ले, हम पूरी तरह से पहले छानबीन करेंगे, उसके बाद ही आंटी को बताएंगे। विवान अरहम को देखकर पूछता है, तुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? अरहम विवान को देखकर बोलता है, तुझे तो पता ही है कि हम लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं सोने की, पर कहीं से कोई सुराग भी नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो कोई ना कोई हॉस्पिटल में तो जरूर एडमिट होगा। के लिए मैंने देश की हर एक हॉस्पिटल चेक करने के लिए बोला तो यह पटना के छोटे से भागलपुर के हॉस्पिटल से यह डिटेल्स मिली है। अरहम आगे बोलता है, तू टेंशन मत ले, मैंने वहां अपने आदमियों को भेज दिया है और जब तक वह सारी डिटेल का पता नहीं चल जाता तब तक हम कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। विवान और अरहम को देखकर बोलता है, सब पहले डीएनए टेस्ट करवा होगा। डीएनए टेस्ट के लिए उस आदमी का बाल या फिर नाखून या फिंगरप्रिंट का इंतजाम कराओ, तुमने निगरानी में डीएनए टेस्ट करवाओ और रिजल्ट का आने का इंतजार करेंगे। अरहम विवान की बातों से सहमत होकर तुरंत ही अपने आदमियों को काम पर लगा देता है। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है और रोज मुझे चैप्टर अपलोड करने पड़ते हैं और मेरी हिम्मत बिल्कुल ही नहीं हो रही है कि मैं बहुत बड़ा चैप्टर अपलोड करूं, इसके लिए मैंने आज छोटे चैप्टर ही अपलोड किया है। मैं खुश हूं कि आप लोगों ने मेरे स्टोरी पढ़ी, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं। CH-33 प्यार भरी धमकी। यह सुनकर प्रिया अच्छे स्टूडेंट की तरह हाँ में सर हिलाती है। कामिनी प्रिया के गालों को थपथपाते हुए बोलती है, गुड गर्ल। यह का देखकर किया कामिनी को घूर कर देखती है। कामिनी को प्रिया की घूर कर देखने से कोई भी असर नहीं होता है और कामिनी प्रिया को देखकर बोलती है, अगर तेरा ज्ञान बटोरा हो गया हो तो अब चले, मुझे बहुत भूख लगी। यह सुनकर प्रिया बैग में अपनी डायरी रखती है और बिल पे करके दोनों होटल से निकल जाते हैं। दोनों होटल से बाहर आकर पार्किंग एरिया की तरफ जाते हैं। वहां पर कामिनी ने अपनी स्कूटी पार्क करी हुई है। स्कूटी को देखकर प्रिया की फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि बहुत महीने बाद वो कामिनी के पीछे बैठकर राइड एंजॉय करेगी। प्रिया कामिनी की स्कूटी पर बैठते हैं। कामिनी दोनों के फेवरेट फूड कोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। दोनों वहां पहुंचते हैं, देखते हैं बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। यह देखकर काम में बोलती है, यहाँ खड़े रहने से अच्छा हम तेरे लिए थोड़ी शॉपिंग करें। प्रिया कामिनी को देखकर पूछती है, शॉपिंग किस चीज की करनी है? कामिनी स्माइल करते हुए बोलती है, जब अपनी शॉप में जाएंगे तब तुझे पता चल जाएगा कि किस चीज शॉपिंग की करनी है। यह बोलकर काम नहीं प्रिया को अपने साथ शॉप से थोड़ी दूर मॉल में लेकर आती है।
मॉल में आने के बाद वह दोनों इनवेयर एरिया में जाते हैं। जैसे शॉप में जाते हैं तो सिर्फ दोनों को बहुत ही प्यार से हेलो बोलती है। कामिनी सेल्सगर्ल को देखकर बोलती है, सेक्सी नाइट ड्रेसेस, पुशअप ब्रास और आपके पास जो लेटेस्ट कलेक्शन है तो वह भी दिखाओ। जी मैम बोलकर दोनों के सामने बहुत सारे कलेक्शन दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। कामिनी एक प्रोफेशनल की तरह चीज लिख कर रही होती है और प्रिया की सब चीज को देखकर टीनेजर बच्चे की तरह खड़ी होती है। प्रिया शर्माते हुए कामिनी से पूछती है, यह सब तू क्यों खरीद रही है? कामिनी प्रिया को देखकर बोलती, यह सब पहनकर मैं दिल्ली के सड़कों पर रैंप वॉक करूंगी। यह सुनकर प्रिया और भी ज्यादा शर्मा जाती है। यह सुनकर सेल्स भी कामिनी और प्रिया को देखकर हंसने लगती है। सब खरीदने के बाद प्रिया पेमेंट करते और दोनों मॉल से निकलकर वापस से अपने फेवरेट फूड शॉप में आते हैं। कामिनी दुकान में भीड़ न पाकर खुश हो जाती है, जल्दी से डिसऑर्डर करती है और टेबल पर आकर वेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों के सामने लंच जब आता है तो कामिनी के खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है। कामिनी खाने से जैसे टूटती है जैसे उसने कितने दिनों से खाना खाया कि नहीं। रिया कामिनी को देखकर बोलती है, थोड़ा अच्छे से खा सक तुझे देख रहे। खाते हुए कामिनी बोलती है, मैं उनके मुंह से खा रही हूं जो मुझे इस तरह घूर घूर कर देख रहे हैं। कामिनी की बात सुनकर प्रियामणि को एक नजर देखती है, उसके बाद वह भी लंच एंजॉय करने लगती है। लंच फिनिश करने के बाद कामिनी प्रिया से पूछती है, तू अब कहाँ जाएगी? प्रिया बोलती है, डायरेक्ट ऑफिस जाऊंगी क्योंकि आज अगर मैंने छुट्टी माही ली तो कल सुबह मिसेस कंचन शर्मा ऑफिस में मेरा बहुत ही प्यार से स्वागत करेंगे, जिस वजह से मेरा पूरा दिन बर्बाद जाएगा। यह सुनकर कामिनी हंसते हुए बोलती है, एक दिन जरूर आएगा तो वह भी शांत हो जाएंगे तो टेंशन मत लो। यह सुनकर प्रिया बोलती है, जल्दी आ जाए क्योंकि मेरा दिल करता है उसे मैं काले पानी की सजा सुना दूं। स्कूटी चालू करते ही कामिनी बोलती है, चल मैं तुझे ऑफिस छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं घर जाऊंगी। ठीक है बोलकर वह स्कूटी पर बैठती है और दोनों ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। शर्मा इंडस्ट्रीज कंचन शर्मा का ऑफिस। कंचन शर्मा फाइल चेक कर रही थी, तभी उसके फोन पर एक साथ बहुत सारे नोटिफिकेशंस बजते हैं। कंचन शर्मा फोन लेकर जैसे नोटिफिकेशन चेक करती है उसके फेस के रंग उड़ जाते हैं। अचानक उसके फोन पर किसी का फोन आता है तो कंचन शर्मा थी फोन उठाती है। कंचन शर्मा गुस्से में हेलो बोलती है तो सामने से जवाब आता है, आपको हमारा सरप्राइज गिफ्ट कैसा लगा मिसेस शर्मा? कंचन शर्मा गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा वाहियात मजाक मेरे साथ करने की? सामने से खिलखिला कर हंसने की आवाज आती है। सामने वाला इंसान अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोलता है, इस तरह का मजाक नहीं करते, उसे शर्मा पता है इसमें कितना बड़ा रिस्क है। अगर इस हंसी मजाक का हम सीरियसली लेकर आपके खानदान के चिराग को हम मार दे, सोची फिर क्या होगा? यह सुनकर मिसेस शर्मा के दिल में डर घेर लेता है। मिसेस शर्मा खुद को शांत कराते हुए बोलती है, तुम्हें क्या चाहिए? सामने इंसान हंसते हुए बोलता है, बहुत देर बाद आपने सही सवाल पूछा है मिसेस शर्मा। सामने वाला आदमी हंसते हुए बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पंकज शर्मा के 10% शेयर और कंचन शर्मा के 10% शेयर, कुल मिलाकर 20% शेयर हमारे नाम कर दीजिए और अपने पोते को बचा लीजिए। यह सुनकर कंचन शर्मा बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरे पास इतने शेयर नहीं है कि हम तुम्हें 20% शेयर्स दे सके। यह सुनकर सामने वाला हंसता है, उसकी हंसी में मजाक नहीं गुस्सा नजर आता है। तुमने हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है? वह आदमी आगे बोलता है, कोई बात नहीं कंचन जी, आपके पास आज इतने सारे शेयर नहीं होंगी, हम आपकी दुविधा भी समझ सकते हैं। तो अब बताइए आप अपने ग्रैंडसन को किस हाल में देखना चाहेंगे? आपके पास 3 ऑप्शंस है। नंबर 1 सिर्फ हाथ पर टूटी हुई लाश, नंबर 2 आंख, जीभ निकली हुई और उंगलियां टूटी हुई लाश, नंबर 3 छोटे छोटे पीस इसमें लाश चाहिए आपको। तीसरा ऑप्शन बोलने के बाद सामने से कोई आवाज नहीं आती है तो कंचन शर्मा 2 बार हेलो हेलो बोलती है। अचानक सामने से बोलते हैं, तीसरा वाला ऑप्शन स्वर ज्यादा हो जाएगा। क्या है कि हम लोग मुर्दे को जलाते हैं, दफनाते नहीं, जलाने में तो मुश्किल हो जाएगा, हम उसे छोटे छोटे पीस में करके आपके पास भेजेंगे। तो वह आदमी आगे बोलता है, चलो फिर ऐसा करते हैं, हमें उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, आपको सिर्फ उसकी राख भेज देंगे जिससे आपको आसानी होगी गंगा मैया में प्रवाहित करने में। यह वाला आइडिया कैसा लगा? आप लोग को ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ गंगा मैया में जाकर प्रवाहित ही करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। पैसे की भी बचत हो जाएगी, बाकी के क्रियाकर्म के बाद देख जो काम होते हो आप लोग देख लीजिए। यह बोलकर सामने वाला फोन रखने वाला होता है, तभी कंचन शर्मा की आवाज के कानों में जाती है। यह सुनकर कंचन जी के हाथ पैर थरथर आने लगते हैं। कंचन जी घबराए हुए आवाज में बोलती है, तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे पोते को हाथ लगाने की? यह सुनकर सामने वाला आदमी बोलता है,
हिम्मत, हमने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया। कंचन जी, आपको अपने पोते को थोड़ा स्ट्रांग बनाना चाहिए, बेचारा बहुत ही ज्यादा कमजोर है। बस पीठ पर 4 ही बार गरम रोड मारी और बेचारा बेहोश हो गया। यह सुनकर कंचन जी बोलती है, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं वही करूंगी जो तुम बोलोगे, हाथ मत लगाना। वह आदमी बोलता है, कल सुबह 6 बजे तक का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, 6 की 1 मिनट एक्स्ट्रा हुआ तो 6 बज के 2 मिनट में आपके ग्रैंडसन की लाश आपके दरवाजे पर मिलेगी। यह बोलकर सामने वाला बंदा फोन काट देता है और कंचन शर्मा लड़खड़ाते हुए अपने ऑफिस से भागते हुए निकलती है। इस तरह भागता देख ऑफिस वाले चौक पर कंचन शर्मा को देखते हैं। दूसरी तरफ क्लब कंचन जी से बात करने के बाद जैसे ही राणा फोन रखता है तो संजय बोलता है, इतने प्यार से तूने समझा रहा था तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि तू इतने प्यार से भी बात कर सकता है। यह सुनकर राणा बोलता है, वह तो भाभी की दादी जी थी इसलिए अपने प्यार से बात किया, वह हमारे रिश्तेदार है, थोड़ी तो इज्जत तेरा तो बनता है। अगर जाकर बाद में भाभी जी को पता चला कि हमने उनसे इस तरह से बात की तो कहीं वह हमसे गुस्सा ना हो जाए। यह सुनकर वहां पर बैठे सारे लोग खिलखिलाकर हंस देते हैं। अचानक राणा के चेहरे से हंसी गायब होती है और वह संजय को देखकर बोलता है, बस खाली बॉस का आर्डर हो ऐसी जगह ले जाकर मारूं कि किसी को पता भी ना चले और जिंदगी भर वह लोग उसे ढूंढते ही रह जाए तो बढ़िया जिंदा है कि मर गई। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है और रोज मुझे चैप्टर अपलोड करने पड़ते हैं और मेरी हिम्मत बिल्कुल ही नहीं हो रही है कि मैं बहुत बड़ा चैप्टर अपलोड करूं, इसके लिए मैंने आज छोटे चैप्टर ही अपलोड किया है। मैं खुश हूं कि आप लोगों ने मेरे स्टोरी पढ़ी, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं। CH 34। हाँ, यह सुनकर वहां पर बैठे सारे लोग खिलखिलाकर हंस देते हैं। अचानक राणा के चेहरे से हंसी गायब होती है और वह संजय को देखकर बोलता है, बस खाली बॉस का आर्डर हो ऐसी जगह ले जाकर मारूं कि किसी को पता भी ना चले और जिंदगी भर वह लोग उसे ढूंढते ही रह जाए तो बुढ़िया जिंदा है कि मर गई। यह सुनकर वहां पर बैठे सारे लोग हंसने लगते हैं। संजय इन सब को देखकर बोलता है, डोंट वरी, यह दिन भी बहुत जल्द आएगा कि तुम लोग अपनी मर्जी का करने का मौका मिलेगा। यह बोलकर संजय बेसमेंट से निकलकर क्लब में आकर अपने काम में लग जाता है। कमिनी प्रिया को शर्मा इंडस्ट्रीज के ऑफिस के बाहर छोड़कर वह अपने घर के लिए है। प्रिया ऑफिस के अंदर जैसे ही आती है वहां का मॉल उसे थोड़ा अजीब लगता है। इतने में ही प्रिया के असिस्टेंट आप हमसे बताती है कि कंचन शर्मा बहुत ही हड़बड़ी में ऑफिस निकली, उनकी फेस पर बहुत डरावना एक्सप्रेशन था। यह सुनकर प्रिया कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। प्रिया अपने केबिन में जाती है और मैनेजर को बुलाकर डिलीवरीज के बारे में पूछती है। मैनेजर एक एक करके सारी डिटेल्स देता है। उसके बाद या उसे बोलती है कि गोडाउन में जितनी भी माल पड़ा है उसका एक बार टेस्ट कराने के लिए भेजे और वहां की CCTV फुटेज आधे घंटे के अंदर उसके टेबल पर चाहिए। मैनेजर जी मैडम बोलकर अपने काम पर लग जाता है। प्रिया भी अपने दूसरे काम को करने लगती है। कामिनी का घर। कामिनी जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो देखिए उसकी मां सावित्री जी गेट पर ही उसक वेट कर रही है। कामिनी जैसी अपनी मां को देखती है तो पूछती, क्या वह मैडम सावित्री आप गेट पर ही मेरा इंतजार क्यों कर रही है? सावित्री जी कामिनी के मुंह से अपना नाम सुनकर कामनी को डांटते हुए बोलती है, बेशर्म लड़की, इतनी बड़ी हो गई फिर भी तेरी मेरी बात समझ में नहीं आती कि मुझे सिर्फ मां बोला कर, नाम मत लिया कर, लोग क्या सोचेंगे तेरे बारे में। यह सुनकर कामिनी बोलती है, ओह प्यारी सावित्री जी तुम दुनिया के बारे में क्यों इतना सोचते हो, बस तू अपनी बेटी पर ध्यान दो। यह सुनकर सावित्री जी हंसने लगती हैं और दोनों घर के अंदर जाते हैं। कामिनी जैसे ही घर के अंदर जाती तो देखती है कि उसके पापा सिद्धार्थ जी आज घर पर ही है, तो उनके पास जाकर पूछती है, क्या हुआ मिस्टर सिद्धार्थ, आज आप ऑफिस नहीं गए? सिद्धार्थ जी स्माइल करते हुए पूछते हैं, मिस कामिनी चतुर्वेदी क्या तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? यह सुनकर कामिनी बोलती है, सॉरी मैं भूल गई थी कि हर सर्जरी संडे की छुट्टी होती है। सिद्धार्थ जी कामिनी को अपने पास बुलाकर प्यार से पूछते हैं, तो क्या जवाब दिया प्रिया ने तुम्हारे सवालों का? कामिनी लंबी सांस लेकर बोलती है, प्रिया ने बोला है कि मैं अपनी लाइफ में एक और रिस्क ले लूं, इसलिए मैं इस रिश्ते के लिए हाँ बोलती हूँ। यह सुनकर सावित्री जी के फेस पर स्माइल आती है और सिद्धार्थ जी कामिनी को देखकर बोलते हैं, तुम्हें इतना क्यों भरोसा है प्रिया की बात पर? कामिनी अपने पापा के कंधे पर सर रखकर बोलती है, पता नहीं पापा पर जब भी वह मुझे कोई भी सजेशन लेती है मेरा मन तुरंत ही वह सजेशन को परफेक्ट मान लेता है और आगे जाकर फॉर सजेशन बिल्कुल बराबर साबित होता है। यह सुनकर सिद्धार्थ जी हंसते हुए कामिनी का सिर से लात वह बोलते हैं, तुम दोनों दोस्त कम बहने ज्यादा लगती हो। पापा आपने फोन करके हाँ बोल दे और मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। यह बोलकर कामिनी अपना बैग लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कामिनी का कमरा। कामिनी अपनी स्टडी टेबल पर रखे हुए बोर्ड पर विवान की तस्वीर लगाकर बस चुपचाप उसे देखती रहती है।
तभी उसको याद आता है कि जब वह होटल में गिरने वाली थी तब विवान ने ही उसे गिरने से बचाया था। कामिनी विवान को याद करके कुछ बोलती है, देखने में तो बहुत शक और आंकड़ों लग रहा है, रियल लाइफ में भी क्या वह ऐसा ही होगा। कामिनी फिर खुद ही को जवाब देती, कोई बात नहीं, अगर रियल लाइफ में अगर ऐसा ही होगा तो मैं उसे धीरे धीरे ठीक कर दूंगी। यह बोलकर खुद ही हंसने लगती है। शर्मा निवास कंचन जी घर में आकर पंकज को अपने कमरे में बुलाती है। पंकज जो अभी अपने कमरे में बैठकर आराम कर रहा था वह तुरंत ही पल कंचन जी के कमरे में आकर पूछता है, क्या हुआ माँ, आपने मुझे इस तरह क्यों बुलाया? पंकज जी का सवाल सुनकर कंचन जी अपने फोन का वीडियो प्ले करके पंकज को दिखाती है। पंकज वीडियो को देखकर कंचन जी को पूछता है, यह क्या मजाक है? कंचन जी जवाब देती है, तुमने कभी अपने बेटे की खबर ली कि वह कहाँ है, क्या कर रहा है और कैसा है? यहाँ तुम लोगों की प्रॉपर्टी बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और तुम लोग को अय्याशी करने से ही फुर्सत नहीं है। तुम पूरा दिन घर में पड़े रहते हो, तुम्हारा बड़ा बेटा पूरा दिन शराब में पड़ा रहता है, तुम्हारा छोटा बेटा कहाँ रहते किसी को पता ही नहीं। मुश्किल से मैंने पुनीत को ऑफिस में अपॉइंट किया, उसमें भी उसने इतना बड़ा घपला किया जिससे मुझे उस प्रिया के सर पर देना पड़ा। उस लड़की ने अपने दिमाग लगाकर सारे टेंडर्स को वापस हासिल कर लिया और कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होने से बच गया। आप उन लोगों ने पुनीत को किडनैप कर लिया है और फिरौती में शर्मा इंडस्ट्रीज के 20% शेयर मांग रहे हैं। यह सुनकर पंकज बोलता है, माँ आप सोच क्या रहे, जल्दी से उन्हें देखकर पुनीत को छुड़ाते हैं। यार यह सुनकर कंचन जी पंकज को गुस्से में देखते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगता है 20% शेयर कोई मामूली चीज है? हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी को पढ़ने के लिए, लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए। आप लोग मेरी स्टोरी पढ़ते हैं, उसे लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट आप लोग मेरे स्टोरी पर कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सिर्फ 2 कंटिन्यू यूजर से जो मेरे स्टोरी पर कंटिन्यू कमेंट करते हैं। अगर आप लोग मेरी स्टोरी पढ़ रहे हैं तो प्लीज पर कमेंट भी करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें लिखने की और ज्यादा हिम्मत मिलती है। CH35 बेटी और दामाद शर्मा निवास कंचन जी घर में आकर पंकज को अपने कमरे में बुलाती है। पंकज जो अभी अपने कमरे में बैठकर आराम कर रहा था वह तुरंत ही पल कंचन जी के कमरे में आकर पूछता है, क्या हुआ माँ, आपने मुझे इस तरह क्यों बुलाया? पंकज जी का सवाल सुनकर कंचन जी अपने फोन का वीडियो प्ले करके पंकज को दिखाती है। पंकज वीडियो को देखकर कंचन जी को पूछता है, यह क्या मजाक है? कंचन जी जवाब देती है, तुमने कभी अपने बेटे की खबर ली कि वह कहाँ है, क्या कर रहा है और कैसा है? यहाँ तुम लोगों की प्रॉपर्टी बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और तुम लोग को अय्याशी करने से ही फुर्सत नहीं है। तुम पूरा दिन घर में पड़े रहते हो, तुम्हारा बड़ा बेटा पूरा दिन शराब में पड़ा रहता है, तुम्हारा छोटा बेटा कहाँ रहते किसी को पता ही नहीं। मुश्किल से मैंने पुनीत को ऑफिस में अपॉइंट किया, उसमें भी उसने इतना बड़ा घपला किया जिससे मुझे उस प्रिया के सर पर देना पड़ा। उस लड़की ने अपने दिमाग लगाकर सारे टेंडर्स को वापस हासिल कर लिया और कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होने से बच गया। आप उन लोगों ने पुनीत को किडनैप कर लिया है और फिरौती में शर्मा इंडस्ट्रीज के 20% शेयर मांग रहे हैं। यह सुनकर पंकज बोलता है, माँ आप सोच क्या रहे, जल्दी से उन्हें देखकर पुनीत को छुड़ाते हैं। यह सुनकर कंचन जी पंकज को गुस्से में देखते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगता है 20% शेयर कोई मामूली चीज है? कंचन जी आगे बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास इतने सारे शेयर से कि मैं 20% शेयर किसी उठाएगी दे को जाकर दे दूं? तुम्हारे और मेरे मिलाकर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 45% ही शायद है। अगर इस मैसेज में 20% शेयर किसी को और को दे दूंगी तो तुम्हें क्या लगता है शेयर होल्डर्स मुझे CEO के पद पर बैठने देंगे? यह सुनकर पंकज जी थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं और बोलते हैं, आप क्या करेंगे? अगर किडनैपर्स को शेयर नहीं दिया तो वो लोग मेरे बेटे को मार देंगे। यह सुनकर कंचन जी माथा सहलाते हुए बोलती हैं, सबको मेरे कमरे में बुलाकर लाओ। यह सुनकर पंकज जी तुरंत ही अपनी बहन को कॉल करते हैं और शर्मा निवास आने के लिए बोलता है। कंचन जी पंकज को देखकर बोलती है, तुम करण को भी कॉल करके यहाँ आने के लिए बोलो। यह सुनकर पंकज जी तुरंत ही करण कॉल लगाते हैं, शर्मा निवास बुलाते हैं। दूसरी तरफ मन्नत सविता जी करण जी को शाम की दवाई दे रही होती है, तभी उनका फोन बजता है। सविता जी फोन उठाकर देखती है तो शर्मा निवास का नंबर शो होता है, तो सविता जी तुरंत ही फोन रिसीव करती है। तो दूसरी तरफ से पंकज जी उसे और करण को शर्मा निवास आने के लिए बोलता है। यह सुनकर सविता जी चौंक जाती है। सविता जी क्यों पूछने वाली होती है, इतने में ही तू फोन कर चुका होता है। सविता जी फोन को असमंजस में देखते हुए करण जी को बोलती है कि आपको और मुझे अभी के अभी शर्मा निवास बुलाया गया है। यह सुनकर करण जी बोलते हैं, हमें अभी शर्मा निवास क्यों बुलाया गया? सविता जी बोलती है, मैंने पूछने की कोशिश की पर उन्होंने फोन ही कट कर दिया। करण जी बोलते हैं, तुम प्रिया और अजय को फोन लगाकर बुलाओ,
हम चारों साथ में जाएंगे। यह सुनकर सविता जी बोलती है, अजय को शर्मा निवासी ले जाना जरूरी है। करण जी सविता जी को देखकर हाँ में सर हिलाते हैं। सविता जी बिना कोई सवाल उठाए तुरंत ही प्रिया और अजय को फोन लगाती है। सविता जी सबसे पहले प्रिया को फोन लगाती है। प्रिया जो अपने ऑफिस में बैठकर फाइल्स पढ़ रही होती है, उतने में ही उसके फोन में रिंग बजता है। प्रिया फोन उठाकर देखती है तो मां नाम फ्लैश कर रहा होता है। प्रिया तुरंत ही फोन उठाकर हेलो बोलती है। दूसरी तरफ से सविता जी बोलती है, प्रिया तुझे अभी घर आना होगा क्योंकि शर्मा निवासी हमें कॉल आया था, मैं वहां जाना पड़ेगा। प्रिया सविता जी से पूछती है कि हमें वहां जाना पड़ेगा। सविता जी बोलते हैं, यह तो मुझे भी नहीं पता, मैं उनसे कुछ पूछती हमसे पहले ही उन लोगों ने फोन कट कर दिया। यह सुनकर प्रिया बोलती है, आप लोग रेडी हुई है, आधे घंटे के अंदर आ रही हूँ, हम साथ में शर्मा निवास जाएंगे। यह सुनकर सविता जी हाँ बोलती है और फोन कट करती है। प्रिया को कॉल लगाने के बाद सविता जी अजय को कॉल लगाती है। अजय होटल का प्रॉफिट और लॉस का चार्ट देख रहा होता है, तभी उसके फोन बजता है। अजय फोन को उठाकर देखता है तो सासू मां नाम फ्लैश कर रहा होता है। नाम देखकर अजय थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर तुरंत ही फोन उठाकर हेलो बोलता है। दूसरी तरफ से सविता जी अजय को बोलती है, तुम अगर छुट्टी लेकर आ सकते हो तो आ जाओ, हमें शर्मा निवास जाना है। अजय पूछता है, शर्मा जी बस क्यों जाना है, अभी तो कोई फंक्शन है, फेस्टिवल भी नहीं है। यह सुनकर सविता जी अजय को ताना मारते हुए बोलती है, उन्होंने हमारे लिए स्पेशली दावत रखा है और वह अपने हाथों से परोस कराने खिलाएंगे क्योंकि तुम इस घर के सबसे बड़े दामाद जी हो। यह सुनकर आजा हंसते हुए सविता जी को बोलता है, आप अच्छा मजाक कर लेती है, सासू माँ मालूम है उस घर का बड़ा दामाद हूँ, पर मुझे भी अपनी इज्जत उस घर में मिली नहीं है कि वह मुझे अपने हाथों से परोस करने वाला खिलाएंगे। यह सुनकर सविता जी गुस्से में बोलती है, अगर तुझे छुट्टी मिले तो आ जाओ, वरना आज घर वापस मत आना, होटल में ही सो जाना। अजय बोलता है, क्या बोल रही है सासू माँ, घर में यह होटल में सोऊंगा तो मेरे 1 महीने के एडवांस में सैलरी कट जाएगा, मेरा हाल तो वह कहावत के जैसा हो जाएगा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना, इससे अच्छा मैं घर पर आकर ना सो जा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं प्री मैडम को लेकर आ रहा हूँ। यह सुनकर सविता जी फोन कट कर देती है। करण जी सविता जी को देखकर बोलती है, तुम जरा प्यार से बात कर सकती थी ना सविता। यह सुनकर सविता जी मुंह बिचकाते हुए बोलती है, मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा इस एक्सेप्ट करने में, इतनी जल्दी मैं इस नमूने को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हो। यह सुनकर करण जी हेल्पलेसली अपना सर हिलाते हैं। सविता जी बोलती, आप मुझे इस तरह मत देखिए। यह सुनकर करण जी स्माइल करने लगते हैं। करण जी को स्माइल करता है देखकर सविता जी कावट से उनके कपड़े निकालकर उन्हें चेंज करने लगती हैं। करीबन आधे घंटे के बाद प्रिया अजय एक साथ घर के अंदर आते हैं। सविता जी करण जी बिल्कुल रेडी होते हैं। टीना अभी ट्यूशन गई होती है और सविता जी ने टीना को कॉल करके बता दिया कि वह लोग शर्मा फैमिली निवास जा रहे हैं। अजय करण जी की व्हीलचेयर को गाड़ी के पास लेकर जाता है। करण जी को सावधानी से गाड़ी में बैठता और उनके व्हीलचेयर को पीछे रखता है। बाकी सब गाड़ी में बैठे हैं और अजय गाड़ी स्टार्ट करता है। करीबन आधे घंटे ड्राइव करने के बाद वह लोग शर्मा निवास पहुंचते हैं। सब गाड़ी से उतरते हैं। अजय करण जी को गाड़ी से उतारता है और वह लोग शर्मा निवास के अंदर जाते हैं। सविता जी और बाकी सब शर्मा निवास के अंदर जाते हैं तो देखते पूरा घर सन्नाटा से भरा हुआ है, जिसे देखकर करण जी और सविता जी को थोड़ा अजीब लगता है। अजय करण जी के कंधे पर हाथ रखता है, जिससे करण जी खुद को शांत करते हैं। शर्मा निवास का सबसे पुराना नौकर उनके पास आकर बोलता है कि मैडम ने आप लोगों को उनके कमरे में बुलाया है। यह सुनकर वह लोग एक दूसरे को देखते हैं। अजय करण जी को अपने गोद में उठाकर सीढ़ियां चढ़ने लगता है। सविता जी और प्रिया करण जी की व्हीलचेयर को पकड़कर फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगती है। कंचन शर्मा के कमरे के पास पहुंचते ही लोग हल्के से दरवाजा खटखटा आते हैं तो कंचन शर्मा की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, जिससे वह लोग समझ जाते हैं कि कुछ ऐसी बात हुई है जो नहीं होनी चाहिए। दरवाजा खोलकर वो लोग अंदर जाते हैं। इतने में ही कांच का गिलास प्रिया की तरफ हो आता है, जिसे अजय सामने खड़ा होकर ब्लॉक कर देता है। कांच का ग्लास अजय के माथे पर जाकर लगता है, जिससे माथा था कट जाता है और खून बहने लगता है। कंचन जी सविता और करण को देखकर बोलती है, मैंने तुम दोनों का आने का बोला था, 2 और नमूनों को साथ में लाने के लिए नहीं बोला था। यह सुनकर सविता जी बहुत ही शांति से जवाब देती है, सासू माँ यह कोई नमूने नहीं, मेरी बेटी और दामाद है। CH 36 मेरा हक। कंचन जी सविता और करण को देखकर बोलती है, मैंने तुम दोनों का आने का बोला था, 2 और नमूनों को साथ में लाने के लिए नहीं बोला था। यह सुनकर सविता जी बहुत ही शांति से जवाब देती है, सासू माँ यह कोई नमूने नहीं, मेरी बेटी और दामाद है।
यह सुनकर पंकज जी की वाइफ ताना मारते हुए बोलती है, लगता है बरसों बाद तुम निकम्मे को अपना दामाद स्वीकार कर ही लिया, तुमने अपनी फूटी हुई किस्मत को स्वीकार कर ही लिया। यह सुनकर शर्मा फैमिली के लोग हंसने लगते हैं। प्रिया तुरंत ही अपने पास से रुमाल निकालती है और अजय के माथे पर नहाती है, जिससे अजय को कौन रुकना थोड़ा कम होता है। अजय की हालत देखकर प्रिया वहां पर रखा सबसे कीमती फ्लावर वास कंचन शर्मा के सामने भेकर गुस्से में बोलती है, तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि इस घर में किसकी फूटी हुई किस्मत है। प्रिया पंकज को देखकर ताना मारते हुए बोलती है, मेरा पति निकम्मा ही सही पर आवारा तो नहीं, इस घर के काम करने वाली नौकरानी को भी हवस की निगाहों से देखता है। एटलीस्ट मेरे पति का स्टैंडर्ड शर्मा फैमिली की मर्दों से ज्यादा हाई है। यह सुनकर पंकज जी तिलमिलाकर प्रिया के सामने आकर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाते हैं, तो उसका हाथ अजय पकड़ लेता है और गुस्से भरी नजरों से पंकज को देखने लगता है। अजय की गुस्से भरी आंखें देखकर पंकज 1 मिनट के लिए डर जाता है और 2 कदम पीछे हट जाता है। पंकज का हाथ छोड़कर अजय स्माइल करते हुए कंचन जी के सामने देखकर बोलता है, दादी सासू आपने मेरे निकम्मे होने का लेक्चर देने के लिए तो हम सबको या इकट्ठा नहीं किया होगा, तो आपको जो काम है वह बोले, क्योंकि घर जाकर मुझे सबके लिए खाना भी बनाना है। यह सुनकर कंचन जी पंकज को इशारा करती है। पंकज एक फाइल जाकर करण जी की गोद में देते हुए बोलता है, इस पर साइन कर दो। करण जी की गोद से प्रिया फाइल लेती है और फाइल को जैसे ही पढ़ती है उसके फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। प्रिया गुस्से में कंचन जी की तरफ देखकर बोलती है, हम अपने हिस्से का शेयर्स आपको क्यों दे। कंचन जी कुछ जवाब नहीं देती है और करण को घूर घूर कर देखती है। अजय कंचन जी के एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाता है कि वह आगे क्या करने वाली है। अजय एक नजर करण जी की तरफ भी देखते हैं, जो सर झुकाए व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। अजय करण जी को बहुत ही गौर से देखता है और शांति से अपने जगह पर खड़ा रहता है। कंचन जी प्रिया को देखकर बोलती है, तुम लोगों को मारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम सबको इतने साल इस घर में रहने और खाने के लिए मिला, और तुम जो शेयर्स बोल रही हो उस पर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। यह सुनकर प्रिया लंबी सांस छोड़ते हुए बोलती है, आप बोल रही है कि दादाजी ने यह शेयर पापा के नाम किए थे। प्रिया आगे बोलती है, पापा की मर्जी के बिना यह शेयर्स किसी को भी नहीं मिल सकता है। पंकज जी प्रिया की बात को काटते हुए बोलता है, इसके लिए हमने तुम सबको बुलाया है और तुम्हारी इस अपाहिज बाप को बोलो कि इस फाइल पर साइन करो और शेयर माँ के नाम कर दो। सविता गुस्से में पंकज की तरफ देखकर बोलती है, पंकज तुम अपनी जुबान को लगाम दो, यह मत भूलो कि यह तुम्हारा बड़ा भाई है। पंकज जी सविता जी को देखकर बोलता है, यह तुम्हारी गलतफहमी है कि मेरा बड़ा भाई है, यह एक अनाथ है जिसे पापा ने अनाथ आश्रम से लौकर हमारी माँ के सर पर रख दिया। यह सुनकर करण जी गुस्से से अपनी मुट्ठी बस लेते हैं, उसकी आंखें लाल हो जाती है। अजय थोड़ा झुक करण जी के कान में बोलता है, मेरे हिसाब से अब टाइम आ गया है कि आप अपनी पत्नी और बेटी के लिए बोला। यह सुनते ही करण जी अजय को देखते हैं। अजय हाँ में हल्के सर हिलाता है। करण जी अजय को देखने के बाद एक लंबी सांस लेते हैं और पंकज की तरफ देखकर बोलते हैं, जितना पिताजी पर तुम्हारा हक था उतना ही पिताजी पर मेरा भी हक था, और इस प्रॉपर्टी पर भी मेरा उतना ही हक है जितना तुम्हारा और तुम्हारी बहन का है। मना पिताजी ने मुझे अनाथ आश्रम से गोदी लिया था, पर उन्होंने मुझे लीगली को दिया, जिस वजह से मैं भी इस प्रॉपर्टी और कंपनी के शेयर का लीगल हकदार हूँ। करण जी कंचन जी को देखकर बोलता है कि मैं किसी भी शेयर और प्रॉपर्टी के पेपर्स पर सिग्नेचर नहीं करूंगा, क्योंकि इससे मुझे लेने का हक मुझे मेरे पिताजी ने दिया है। यह बोलकर करण जी सविता को देखकर बोलते हैं, अब हमें चलना चाहिए। यह सुनते ही सविता जी तुरंत ही करण जी को लेकर कंचन जी के कमरे से निकलने लगती है। तभी कंचन जी की गुस्से भरी आवाज उन्हें रोक देती है। कंचन जी करण जी को गुस्से में बोलती है, करण तुम अपनी औकात भूल रहे हो। करण जी पीछे मुड़ी बिना ही जवाब देता है, मैंने कभी अपनी औकात और अपनी मर्यादा नहीं भूली है। कंचन जी गुस्से में बोलती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारे इस गंदे जुबान से मुझे माँ मत बुलाना, और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें शर्मा फैमिली की प्रॉपर्टी में से एक राय के दाने भर की जगह नहीं मिलेगी, यह मेरा वादा है। यह सुनकर सविता जी करण जी को कंचन जी के कमरे से बाहर लेकर आती है। अजय करण जी को अपने गोद में उठाकर नीचे लेकर आते हैं। लोग शर्मा निवासी निकलकर अजय करण जी को अच्छे से गाड़ी में बिठा आता है। जैसे ही वह ड्राइव करने के लिए ड्राइविंग सीट पर बैठता है तो प्रिया उससे चाबी लेकर उसे बगल वाली सीट पर बैठने के लिए बोलती है। अजय प्रिया की बात मानकर बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। अजय को कंच लगने की वजह से सिर पर थोड़ी चोट आ जाती है, बट उसे दर्द का एहसास नहीं होता है। बस उसके कानों में प्रिया की बातें मिश्री घोल रही होती है। प्रिया की बातें सोचकर अजय की फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। प्रिया अजय की स्माइल देकर पहले ही स्माइल गायब हो जाती है। परिवार आधा घंटा ड्राइव करने के बाद वह लोग घर पहुंचते हैं।
सलमानी मर जाने की वजह से सबका मूड बिल्कुल खराब हो चुका होता है। जैसे ही सब घर में घुसते पिया चुराती हो जाएगा पकड़कर सोफे पर बैठ आती है और टीना से फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए बोलती है। अजय ने पूरे टाइम पिया के रुमाल ले को अपने सर पर बहुत ही प्यार से पकड़ा हुआ होता है। प्रिया हल्के से अपना रुमाल अजय के सर से हटा कर देती है तो उसके सर पर कट हो चुका होता है। यह देखकर प्रिया को बहुत दुख होता है। प्रिया गुस्से में टीना को जोर से आवाज लगाती है और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए बोलती है। टीना भागकर फर्स्ट एड बॉक्स प्रिया के हाथ में देती है। टीना की नजर जैसे ही अजय के घर पर पड़ती है, टीना अजय को टिस करते हुए बोलती है, लगता है आज तो मैं दीदी के हाथों से मार खा ही लिया, तुमने यह कसर भी बाकी नहीं छोड़ी। टीना अजय के बगल में बैठकर उत्सुक होकर पूछती है, तुमने आखिर ऐसा कौन सा काम किया जिस वजह से प्रिया दीदी को तुम्हें इस तरह मारना पड़ा। टीना का सवाल सुनकर अजय जवाब देता है, अगर आपकी दीदी हमें मारती तो क्या हमें आप पर आपको नजर आते, हम तो किसी मुर्दाघर में लाश की तरह पड़े होते। यह सुनते ही प्रिया के हाथ जो अजय के घाव पर एंटीसेप्टिक लगा रही होती है उसके हाथ थरथर आ जाते हैं। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी को पढ़ने के लिए, लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए। आप लोग मेरी स्टोरी पढ़ते हैं, उसे लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट आप लोग मेरे स्टोरी पर कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सिर्फ 2 कंटिन्यू यूजर से जो मेरे स्टोरी पर कंटिन्यू कमेंट करते हैं। अगर आप लोग मेरी स्टोरी पढ़ रहे हैं तो प्लीज पर कमेंट भी करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें लिखने की और ज्यादा हिम्मत मिलती है। CH38 फैमिली टाइम और दान, अगर आप सभी ने मेरी स्टोरी स्टार्टिंग से पढ़ी होगी तो आपको 2 या 3 एपिसोड में थोड़ी मेरी गलती पता चली होगी। इसके लिए मैं अपनी गलती सुधारते हुए नाम चेंज कर रही हूँ। मैंने पहले कंचन शर्मा के बेटे का नाम देवराज शर्मा लिखा था, तो मैंने कंचन शर्मा के बेटे का नाम आबू पंकज शर्मा रखा है और कंचन शर्मा के दामाद का नाम देवराज शर्मा रखा है। टीना का सवाल सुनकर अजय जवाब देता है, अगर आपकी दीदी हमें मारती तो क्या हमें आप पर आपको नजर आते, हम तो किसी मुर्दाघर में लाश की तरह पड़े होते। यह सुनते ही प्रिया के हाथ जो अजय के घाव पर एंटीसेप्टिक लगा रही होती है उसके हाथ थरथर आ जाते हैं। टीना की कई बातों पर प्रिया को गुस्सा आता है तो प्रिया जायगा पर थोड़ा जोर से दबाते हुए दवा लगाती है, जिससे अजय को थोड़ा पेन होता है, पर वह चुपचाप बस प्रिया को देखता रहता है। अजय प्रिया के इतने नजदीक खड़ी होकर उसे दवाई लगा रही है कि अजय को प्रिया की बदन की खुशबू मदहोश किए जा रही होती है। अजय खुद को कंट्रोल करते हुए प्रिया से पूछता है, मैडम हो गया। प्रिया सख्त आवाज में बोलती है, अभी नहीं हुआ, चुपचाप बैठे रहो। यह सुनकर अजय अपने आप को कंट्रोल करके सोफे पर ही बैठा रहता है। प्रिया बहुत ही जान से मार मार के अजय के सर पर दवाई लगाती है, उसके बाद उस पर बैंडेज लगाती है। यह जैसे ही अजय की मरहम पट्टी करती है तुझे तुरंत ही उठकर किचन की तरफ जाने लगता है। इतने में ही प्रिया पूछती है, तुम अब क्या करने जा रहे हो? तो अजय प्रिया को देखकर जवाब देता है सबके लिए डिनर बनाने जा रहा हूँ। प्रिया जी के सर पर पट्टी देखकर बोलती है, कोई जरूरत नहीं, हम आज बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। यह सुनते ही टीना ऐसे खुश होती है जैसे किसी बच्चे को उसका फेवरेट खिलौना मिल गया हो। टीना तू रहती ही बोलती है, मैं चाइनीज खाऊंगी। टीना की फरमाइश सुनने के बाद से बोलता है, आप अगर इतना चाइनीज दिल्ली खाओगी साली साहिबा तो कोई दिन आप फूल के गुब्बारा हो जाओगे, फिर मुझे आपको खूंटी से बांध कर रखना पड़ेगा। यह सुनते ही टीना अजीब समूह बनाकर पूछती है कि ये खूंटा क्या होता है? अजय टीना की बात का जवाब नहीं देता है और सबसे पूछता है कि उन्हें क्या खाना है। टीना और प्रिया अपनी फरमाइश बता देते हैं, पर सविता जी और करण जी चुपचाप सोफे पर बैठे अपने ही ख्यालों में गुम होते हैं। प्रिया करण जी को देखकर पूछती है, क्या हुआ पापा? पूछती है, चुपचाप क्यों बैठे हैं? करण जी प्रिया को देखकर बोलते हैं, आज मैंने जो पेपर साइन करने से इनकार कर दिया उस वजह से माँ तुम्हें ऑफिस में बहुत परेशान करेगी। प्रिया यह सुनते ही हंस देती है और करण जी के पास जाकर बोलती है, आप पेपर नहीं भी साइन करते तब भी मैडम शर्मा मुझे ऑफिस में उतना ही परेशान करती हैं। प्रिया आगे बोलती है, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने कभी भी शर्मा फैमिली की प्रॉपर्टी या फिर किसी चीज पर आपका दिन हक नहीं जताया, पर यह दादाजी ने आपके नाम अपनी मर्जी से लिखा है और इस पर आपका पूरा हक है और अपने हक के लिए बोलना कोई बुरी बात नहीं होती है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैडम शर्मा को ऑफिस में बहुत अच्छे है हैंडल कर लूंगी। अजय माहौल को लाइट करते हुए बोलता है कि मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया है और सेंट्रल वालों का कॉल आया था यह पूछने के लिए कि ससुर जी वहां कब शिफ्ट होना चाहते हैं। सविता जी अजय को देखकर बोलती, इतनी जल्दी तूने पेपर भी सबमिट कर दिया? अजय स्माइल कर कर बोलता, ही नहीं, काम में देरी नहीं करनी चाहिए। अजय करण जी को देखकर बोलता है, मेरे हिसाब से तो हमें कल ही ससुर जी को सेंटर में ले जाना चाहिए। सविता जी अजय को देखकर बोलते, तुझे बहुत जल्दी है,
इन्हें सेंटर भेजने की तुझे इनके काम करने में तकलीफ पड़ने लगी है। यह सुनकर अजय बेशर्म वाली स्माइल करते हुए बोलता है, सासू माँ मैं तो इसलिए बोल रहा था कि जितनी जल्दी हम ससुर जी को वहाँ लेकर जाएंगे इतनी जल्दी ससुर जी ठीक होकर वापस आएंगे। और कल काम इसलिए बोल रहा हूँ कि कल संडे है और मैडम जी घर पर रहेंगे तो हम सेंटर का माहौल भी देख लेंगे और ससुर जी के साथ थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। यह सुनते ही टीना खुश होकर बोलती, अजय का आइडिया बिल्कुल सही है, हम कल ही जाएंगे क्योंकि पापा के साथ घूमने भी बहुत दिन हो गए। यह बोलकर टीना प्रिया की तरफ देखती है। प्रिया करण जी को देखकर बोलती है, हम एक बार कल जाकर देखेंगे, अगर आपको वहां का माहौल अच्छा नहीं लगा तो हम आपको वहां से लेकर वापस आ जाएंगे। करण जी प्रिया को बहुत ही गौर से देखते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रूंध हुई आवाज में बोलते हैं, मेरे वजह से तुम सबको कितना सहना पड़ रहा है। यह सुनते ही सविता जी के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सविता जी बोलने वाली होती है, तभी प्रिया बोलती है, यह बात तो आपने सही बोला पापा कि आपके वजह से हमें बहुत कुछ सहना पड़ा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज्यादा ना सहना पड़े तो जितना जल्दी हो सके अपने कदमों पर खड़े होकर दिखाइए और मेरे पीछे मेरी ताकत बनकर खड़े रहिए, जिससे मैं शर्मा फैमिली के दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकूं। यह सुनकर करण जी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है और उसी के फेस पर स्माइल आती है और प्रिया के गाल पर हाथ रखकर बोलते हैं, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपनी पूरी लगन और हिम्मत से अपने कदमों पर खड़े होकर तुम्हारी ताकत बनूंगा, जिससे मेरी बेटी की वह स्माइल वापस आ सके जो मुझे देखकर बचपन में हमेशा जाया करती थी। यह बोलकर करण जी अपनी उंगलियों से प्रिया के होठों को स्माइल शेप देने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते देख प्रिया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, जिसे प्रिया बहुत ही जल्दी छुपाकर तुरंत ही उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अजय सबको बोलता है, आप लोग जब तक हाथ मुंह धो लीजिए, अभी थोड़ी देर में खाने का डिलीवरी होगा, मैं भी चेंज करके आता हूँ। या बोलकर वह कमरे में चला जाता है। अजय जैसे ही कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रिया खिड़की के पास खड़ी है। अजय प्रिया के बगल में जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। अजय अपना सर घुमाकर दिया को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। प्रिया जी को देखकर जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगती है। तभी अजय बोलता है, आप मेरे सामने रो सकती है, अपना दिल के हाल बयां कर सकती है, आपको मेरे सामने स्ट्रांग दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह सुनकर अजय को देखकर बोलती है, मैं तुम्हारे सामने कुछ भी कर सकती हूँ। अजय हाँ में सर हिलाता है। प्रिया तुरंत ही अजय के गले लग जाती है। अजय के कमर को कसकर पकड़ लेती है। प्रिया जी की छाती पर सर रखकर आंखें बंद करके अजय की खुशबू महसूस करती है। प्रिया की यह हरकत से अजय बिल्कुल सख्त रह जाता है। प्रिया अजय की धड़कन साफ साफ सुन पा रही थी। प्रिया अजय को और कस के पकड़ लेती है। अजय बस खड़ा ही रहता है। प्रिया को अजय के हाथ अपने कमर पर ना महसूस होकर वह अपने हाथों से अजय के हाथ को अपने कमर पर रखती है। प्रिया की इस हरकत से अजय के फेस पर स्माइल आ जाती है और वह प्रिया को गले लगाए खड़ा रहता है। कुछ देर इसी तरह खड़े रहने के बाद प्रिया अपना सर उठाकर अजय को देखकर पूछती है, क्या तुम इसी तरह मेरे साथ जिंदगी भर रहोगे? यह सुनकर अजय प्रिया की आंखों में देखकर बोलता है, मैं तब तक आपसे दूर नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे खुद से दूर जाने के लिए नहीं बोलेंगे। यह सुनकर प्रिया वापस से अजय की छाती पर सर रखकर मन में बोलती है, यह मैं कभी भी नहीं बोलूंगी। यह सवाल का प्रिया के मुझसे कोई भी जवाब ना सुनकर अजय भी प्रिया को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ शर्मा निवास प्रिया और उसकी फैमिली के जाने के बाद सब बहुत गुस्सा होते हैं, पर पंकज जी को अपनी बेटी की ही पड़ी होती है तो वो कंचन जी की तरफ देखकर बोलते हैं, माँ आपको क्या करना है? कंचन जी गुस्से में बोलती है, मुझे क्या पता क्या करना है, तुम्हारा बेटा तुम जानो तुम्हें क्या करना। और रही शेयर की बात तो मैं एक भी शेयर किसी को नहीं देने वाली है। पंकज कंचन जी को देखकर बोलते हैं, माँ मेरे पास सिर्फ 10% शेयर दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। यह बोलकर पंकज जी अपनी बहन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। सुमित्रा कुछ बोलने वाली होती है, उससे पहले ही उसका पति देवराज बोलता है, साले साहब हमारे तरफ इस तरह उम्मीद भरी नजरों से मत देखिए क्योंकि हम भी आपको वह शेयर्स नहीं दे सकते हैं। अगर हम आपकी मदद कर देंगे तो आगे जाकर हमारा क्या होगा? हमारी भी जिंदगी है, इस तरह सब कुछ आपको ही दान कर देंगे तो हम क्या करेंगे? यह बोलकर देवराज सुमित्रा को लेकर चला जाता है। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच मेरे स्टोरी को पढ़ने के लिए, लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए। CH39 इंटरटेनमेंट का साधन। हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को कॉमेडी स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है तो मुझे यह बात कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं इसे लिखने की इतनी मेहनत ना करो और यह स्टोरी को नहीं पर स्टॉप कर दूं, क्योंकि मुझे स्टोरी में एक भी कमेंट और एक भी शेयर नहीं दिखता है, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा निराशा फील होता है। कल की स्टोरी लिखने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है और आप लोग सिर्फ पढ़ते हैं और उसका कोई भी रिव्यू नहीं देते हैं, या फिर उसमें क्या गलती है
आपको स्टोरी अच्छी लगी कि नहीं लगी कुछ भी नहीं बताते हैं। आपको कोई स्टोरी नहीं पसंद आ रही है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं यह स्टोरी को कंटिन्यू करना है या स्टॉप कर देना है इस बारे में सोचूं। सुमित्रा कुछ बोलने वाली होती है उससे पहले ही उसका पति देवराज बोलता है, साले साहब हमारे तरफ इस तरह उम्मीद भरी नजरों से मत देखिए क्योंकि हम भी आपको वह शेयर्स नहीं दे सकते हैं। अगर हम आपकी मदद कर देंगे तो आगे जाकर हमारा क्या होगा, हमारी भी जिंदगी है, इस तरह सब कुछ आपको ही दान कर देंगे तो हम क्या करेंगे। यह बोलकर देवराज सुमित्रा को लेकर चला जाता है। पंकज अपनी माँ को देखकर बोलता है, माँ प्लीज आप उनकी मांग पूरी कर दीजिए वरना वह लोग मेरे बेटे को मार देंगे। यह सुनकर शश कंचन जी को दुख होता है पर वह पंकज को देखकर बोलती है, उन्हें 20% शेयर कहां से लाकर दूं? मेरे पास खुद ही सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारी बहन की मिला के 40% शेयर्स हो रहे हैं। अगर मैं उन्हें वह दे दूंगी तो वह इस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे और मैं बाकी बोर्ड मेंबर्स को क्या जवाब दूंगी कि मैंने अपने पोते को बचाने के लिए बिना उनसे राय मशवरा किए मैंने किसी अनजान को कंपनी के 20% शेयर दे दिए। पंकज कंचन जी बात सुनते ही इरिटेट हो जाता है और गुस्से में बोलता है कि कंपनी के अलावा भी आपके पास 20% शेयर एक्स्ट्रा है, जिसे सुनकर कंचन जी चौंक जाती है। कंचन जी पंकज को देखकर बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरे पास एक्स्ट्रा 20% शेयर्स कहां से आई? बाकी तुम्हें सारी नॉलेज है हमारे कंपनी की कितने परसेंट शेयर्स किस शेयर होल्डर्स के पास है। पंकज गुस्से में बोलता है, ना उस शेयर की बात नहीं कर रहा हूं जो आपकी और शेयर होल्डर्स के पास है, मैं उस शेयर की बात कर रहा हूं जो आपने मरने से एक रात पहले पिताजी से जबरदस्ती साइन कराया था। यह बात सिर्फ मुझे ही पता है। आप इतने साल पूरे परिवार से झूठ बोलती है आई है कि वो शेयर्स पिताजी ने किसको दिया वह आपको नहीं पता। मैंने अपनी आंखों से आपको पिताजी से जबरदस्ती साइन कराते हुए देखा था। प्लीज माँ वह शेयर्स देकर पुनीत को बचा लीजिए। आपसे वादा करता हूँ कि किसी भी तरह करण से शेयर्स के पेपर पर साइन लेकर उसके हिस्से का शेयर्स आपके नाम करवा दूंगा। पंकज कंचन जी के सामने घुटने पर बैठते हुए होता है, प्लीज माँ मेरी बेटे की जान बचा लीजिए, मेरे हिस्से का भी आपके नाम कर दूंगा। कंचन जी पंकज को उठाते हुए बोलती है, मुझे तुम्हारे हिस्से को कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि यह सब तुम्हारा है, बस मुझे करण के हिस्से का शेयर्स तुम लाकर दोगे। अगर तुम अपने वादे से पीछे हो गए तो मैं तुम्हें इस प्रॉपर्टी में से फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। पंकज कंचन जी की बात सुनकर मिलता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा बहुत जल्द ही। ठीक है, 20% देने के लिए तैयार हूँ। पंकज को खुश होकर बोलता है, माँ तो जल्दी से कॉल लगाकर बताए कि उनकी बात मानने के लिए तैयार है। कंचन जी वो नंबर पर फिर से डायल करती है तो वह नंबर स्विच ऑफ बताता है। कंचन जी 2 से 3 बार नंबर डायल करती हैं पर वह नंबर स्विच ऑफ ही बताता है। यह देखकर पंकज जी थोड़ा डर जाते हैं और बोलते हैं, वह आपने उससे नहीं पूछा था वह लोग आपसे कांटेक्ट किस तरह करेंगे। कंचन जी बोलती है, मैंने उससे कुछ भी नहीं पूछा। पंकज टेंशन में आकर बोलता है, माँ अब क्या करें। कंचन जी गुस्से से इरिटेट होकर बोलती हैं, मुझे क्या पता क्या करना है, वह लोग खुद ही हमसे कांटेक्ट करेंगे। यह बोलकर कंचन जी अपने रोलिंग चेयर पर बैठ जाती है। पंकज जी कमरे में इधर से उधर टहलने लगते हैं। पंकज को इस तरह टहलता देख कंचन जी गुस्से में बोलती है, जब वह लोग मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं तुम्हें बुला लूंगी, अभी तुम अपने कमरे में जा, मेरे सर पर मत खड़े रहो। जी माँ बोलकर पंकज अपने कमरे में चला जाता है। कंचन जी जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है तो उन्हें वह रात की बात याद आती है जब कंचन जी रमेश जी से जबरदस्ती पेपर पर साइन करवा रही थी। तब रमेश जी ने अपनी थकी हुई आवाज से बोला कि कंचन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, यह बात सही थी कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, पर जिस दिन हम दोनों की शादी हो उस दिन से मैं तुम्हारे साथ हर एक पल हर एक लम्हा ईमानदार रहा। कंचन मैंने तुम्हें यह बात इसलिए नहीं बताया कि मुझे यकीन था कि तुम स्वीकार नहीं कर पाओगी और मैं सही था। जब से तुम्हें पता चला तुम मुझसे नफरत करने लगी, तुम मेरे साथ बताओगे वह लम्हे वह वक्त भूल गई और बस वही याद रख रही हो जो मैंने तुम्हें नहीं बताया। कंचन इसमें किसी की गलती नहीं, बस किस्मत हमारे साथ खेल खेली। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि तुम मुझसे नफरत मत करो और इस बात से तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं। यह सुनते ही कंचन जी गुस्से में रमेश जी को देखकर बोली, नुकसान नहीं हुआ, तुमने मेरी जिंदगी को मजाक बना दिया। मुझे हमेशा से पता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, फिर भी मैंने ईमानदारी से रिश्ता निभाना। यह सुनकर रमेश जी बोली, मैंने भी ईमानदारी से रिश्ते को निभाया, मैंने कभी भी तुमसे धोखा नहीं किया। कंचन तुम्हें बात क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रही।
कंचन गुस्से में बोली, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें समझने की कोशिश नहीं कर रही। क्या तुम मुझे समझने की कोशिश की? तुम इतने साल मुझसे झूठ बोलते आए, तुमने मुझे धोखे में रखा। मैं जिंदगी भर बेवकूफ की तरह इस घर को बनाए घर बनाने की कोशिश करती रही। यह सुनकर रमेश जी आंख बंद करके बस इतना बोले, कंचन मैं मरने की खबर पर हूँ। आज मैं एक बात बोलता हूँ, जिस दिन मैंने तुमसे शादी की उस दिन से लेकर आज तक मैंने तुम धोखा नहीं दिया। माना जब तुमसे शादी हुई तो तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं था, और जैसे जैसे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजरती रही तुम्हारे लिए दिल में प्यार के जज्बात पैदा होने लगे। तुम बस मेरे एक गलती की सफाई सुने बिना ही तुम अगर मुझे गुनहगार मारना चाहती हो तो ठीक, अब तुम्हें अपने सफाई नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने वह नहीं किया। यह बोलकर रमेश जी पेपर पर साइन कर दिए और आंख बंद कर लिया। कंचन जी गुस्से में उस कमरे से निकल गई और गेस्ट रूम में जाकर सो गई। इसके लिए सुबह ही रमेश जी की मौत हो गई। कंचन जी की आंखों की पलकों से आंसू बहने लगते हैं। तभी उनका फोन बजता है और कंचन जी जैसे ही फोन उठाती है तो सामने वाला बंदा पूछता है, मैडम जी आपने क्या सोचा? आपको हमारी शर्त मंजूर है या फिर हम पार्सल आपके घर भेजने की तैयारी करें? कंचन जी शांत भाव से बोलती है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। यह सुनकर सामने वाला बंदा हंसने लगता है और बोलता है, मुझे यकीन नहीं था कि शर्मा फैमिली की 8 मेंबर इतनी जल्दी मेरी बात मान जाएंगे। चलिए अच्छा है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। कंचन जी उसकी बातों को इग्नोर करके बोलती है, तुम्हें 20% शेयर्स किस तरह ट्रांसफर करूं? यह सुनकर राणा हंसते हुए बोलता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके दरवाजे पर एक पार्सल आया है, उसे लेकर अपने कमरे में जाइए। उसमें जो पेपर है उस पर साइन करें और वापस दरवाजे पर लाकर रख दीजिए। बाकी सारा काम हम खुद ही कर लेंगे, क्योंकि हम बुजुर्गों को तकलीफ देना पसंद नहीं करते हैं। यह सुनकर कंचन जी अपने खास नौकर के दरवाजे के पास भेजती हैं। नौकर को दरवाजे के पास एक के एम्बलप मिलता है। बोला करो कंचन जी को देती है। कंचन जी नौकर को कमरे के बाहर भेजती हैं। कंचन जी एम्बलप खोल कर देखती है तो चौंक जाती है। कंचन जी का फोन अभी भी चालू होता है तो दूसरी तरफ से राणा बोलता है, आपको ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है कि शर्मा निवास में क्या चल रहा है। बस आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए, बाकी का काम खुद कर लेंगे। यह सुनकर कंचन जी गुस्से में बोलती है, तुम लोगों ने सिर्फ 20% ही मांगा था, तुमने यह नहीं बोला था कि तुम्हें प्रॉपर्टी में भी हिस्सा चाहिए। दूसरी तरफ से रहना हंसते होता है, वह तो सही पर क्या है कि शर्मा फैमिली इतनी गरीब भी नहीं, क्यों हमें अपने पौधे के जान के बदले में थोड़ी प्रॉपर्टी ना दें? कोई बात नहीं, आप अपना इरादा बदल सकती है, क्योंकि हमने आपक पार्सल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। राणा बोलता है, वैसे मैंने शर्मा फैमिली की प्रॉपर्टी कहाँ मांगी, मैंने आपकी प्रॉपर्टी मांगी है। जो आपने रमेश शर्मा की जिंदगी रहती है वह उनके पैसों से अपने नाम खरीदी है। चलो ठीक है, हमें पार्सल को पैक करना है, आपको कुछ ही देर में पार्सल आपके घर में पहुंच जाएगा, यह बोलकर आना है। जैसे ही फोन काटने वाला होता है तभी कंचन जी बोलिए, ठीक है, ये पेपर पर साइन करने के लिए तैयार, पर मेरे पुनीत के बदन पर एक भी नया घाम नहीं होना चाहिए। राणा हंसते हुए बोलता है, जो हुक्म हो मैडम शर्मा। कंचन जी पेपर साइन करती है और वही एम्बलप में डालकर नौकर को मेन गेट पर रखने के लिए बोलती है। खुद रेलिंग चेयर पर बैठकर सोचती है कि यह कौन है जो मेरे बारे में इतना जानता है। यह बात तो रमेश को भी पता नहीं थी, इसे कैसे पता चला और यह क्या क्या जानता है मेरे बारे में। मंजय और प्रिया गले लगकर एक दूसरे में खोए होते हैं। तभी आपके कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुलता है और मैंने टीना की आवाज सुनाई देती है। अजय टीना की तरफ देखता है तो टीना कमर पर हाथ रखकर बोलती, अगर तुम दोनों का गले लगना हो गया हो तो बाहर चलकर डिनर कर लो। यह सुनकर प्रिया जैसे अलग होती है और मुंह बनाकर टीना को देखते हुए बोलती है, तुम चलो मैं चेंज करके आती हूँ। टीना प्रिया को देखकर ताना मारते हुए बोलती है, ऐसा ना हो मेरे जाने के बाद फिर तुम दोनों एक दूसरे में गोंद की तरह चिपक जाओ। अगर तुम दोनों को 5 वर्ष में आने में देर हुआ तो मैं खाना स्टार्ट कर दूंगी। यह बोलकर टीना पर भटकते हुए कमरे से निकल जाती है। प्रिया शर्माते हुए अजय से बोलती है, जल्दी से चेंज करके आती हूँ। अजय सिर्फ हाँ में सर हिलाता है। यह तुरंत ही अलमारी से कपड़े निकालती है और बाथरूम चली जाती है। अजय प्रिया को बाथरूम जाता देखें अपनी छाती पर हाथ लगाता है तो उसे प्रिया की जौन महसूस होती है, जिससे उसकी फेस पर स्माइल आ जाती है। प्रिया कुछ मिनटों में चेंज करके बाहर आती है, उसके बाद अच्छे चेंज करने जाता है। थोड़ी देर में दोनों है खाने के लिए टेबल पर आते हैं। सब आराम से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद करण जी अजय को देखकर बोलते हैं, जो तुम मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर लेके चलोगे, मुझे थोड़ी सफोकेशन महसूस हो रही है। यह सुनकर अजय तुरंत ही करण जी को सोसाइटी के बने पार्क में ले जाने लगता है। तभी सविता जी कमरे से शॉल लेकर आती हैं और करण जी को उठाते हुए बोलती है, बाहर ठंडी है, जल्दी आ जाना। प्रिया ही कमरे से जैकेट लेकर आती है
और अजय को देकर बोलती है, बाहर ठंडी है, जल्दी आ जाना। जिसे सुनकर अजय को दिल में गुदगुदी महसूस होने लगती है। अजय बेवकूफों की तरह हाँ में सर हिलाकर करण जी को बाहर लेकर चला जाता है। अजय के जाने बाद प्रिया किचन में जाती है और किचन को क्लियर कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। यह सविता जी हॉल में से खड़ी होकर देख रही होती हैं। गार्ड अजय करण जी के बगल में बैठता है तो करण जी अजय को देखकर बोलते हैं, क्या मैं प्रिया और टीना को सच बता दूं? यह सुनकर अजय कोई जवाब नहीं देता है, बस इतना बोलता है, अभी आप अपने आप को ठीक करने में मेहनत कीजिए क्योंकि कुछ महीने बाद आपको भी शर्मा कॉरपोरेशन की सीईओ का पद संभालना है। यह सुनकर करण जी चौंक जाते हैं और अजय को देखकर पूछते, तुम्हारा क्या मतलब? अजय स्माइल कर बोलता है, अभी आपको मतलब जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखें कि आपके पास सिर्फ 6 महीना है जिसमें आपको आपके पैरों पर खड़े होकर वापस अपने घर में आना है। अजय आगे बोलते हैं, रही सच बताने की बात तो मुझे यकीन है कि आपकी बेटियां आपको समझेंगे और आपका साथ देंगे। बाकी आपको याद ही होगा कि आपकी बड़ी बेटी ने आपको क्या बोला है। अजय करण जी को बोलता है, चलिए वरना ठंडी हवा से छींक आ गई तो सासू माँ मुझे घर से निकाल ही ना दें। अजय आगे बोलता है, आजकल मेरी सासू माँ के मिजाज बदले बदले से लग रहे हैं। कल सुबह पूछना पड़ेगा कि मुझसे क्या गलती हो गई है जो उनके मिजाज इस तरह बदले बदले से हैं। अजय की बात सुनकर करण जी खिलखिला कर हंसते हुए बोलते हैं, शायद तुम्हारी सांसों में धीरे धीरे तुम्हें अपना घर जमाई एक्सेप्ट करने लगे। अजय अफसोस जताते हुए बोलता है, यह तो बहुत बुरा होगा अगर वह मुझे अपना घर जमाई एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर उन्हें चिढ़ाने में मजा बिल्कुल ही नहीं आएगा। मेरा एंटरटेनमेंट का इकलौता साधन भी चला जाएगा। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी को पढ़ने के लिए, लाइक और कमेंट करने के लिए। CH40 जैस्मिन की खुशबू। यह सुनकर करण जी चौंक जाते हैं और अजय को देखकर पूछते, तुम्हारा क्या मतलब? अजय स्माइल कर बोलता है, अभी आपको मतलब जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखें कि आपके पास सिर्फ 6 महीना है जिसमें आपको आपके पैरों पर खड़े होकर वापस अपने घर में आना है। अजय आगे बोलते हैं, रही सच बताने की बात तो मुझे यकीन है कि आपकी बेटियां आपको समझेंगे और आपका साथ देंगे। बाकी आपको याद ही होगा कि आपकी बड़ी बेटी ने आपको क्या बोला है। अजय करण जी को बोलता है, चलिए वरना ठंडी हवा से छींक आ गई तो सासू माँ मुझे घर से निकाल ही ना दें। अजय आगे बोलता है, आजकल मेरी सासू माँ के मिजाज बदले बदले से लग रहे हैं। कल सुबह पूछना पड़ेगा कि मुझसे क्या गलती हो गई है जो उनके मिजाज इस तरह बदले बदले से हैं। अजय की बात सुनकर करण जी खिलखिला कर हंसते हुए बोलते हैं, शायद तुम्हारी सांसों में धीरे धीरे तुम्हें अपना घर जमाई एक्सेप्ट करने लगे। अजय अफसोस जताते हुए बोलता है, यह तो बहुत बुरा होगा अगर वह मुझे अपना घर जमाई एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर उन्हें चिढ़ाने में मजा बिल्कुल ही नहीं आएगा। मेरा एंटरटेनमेंट का इकलौता साधन भी चला जाएगा। यह सुनकर करण जी हंसते हुए बोलते हैं, यह तो बहुत गलत बात है, तुम मेरी बीवी को इस तरह नहीं बोल सकते हो। यह तो दिल की बहुत अच्छी है, बस मेरे इस हालत की वजह से वह जुबान की कड़वी हो गई है। यह बोलकर करण जी चुप हो जाते हैं। अजय करण जी के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बस अब अपने आप को ठीक करने में अपनी सारी एनर्जी लगाइए। यह सुनकर करण जी हाँ मैं सर हिलाते हैं। थोड़ी देर वॉक करने के बाद दोनों मन्नत वापस आ जाते हैं। अजय करण जी को उनके कमरे तक पहुंचाता है और वह किचन की तरफ चला जाता है। जाकर देखता है तो पूरा किचन नीट एंड क्लीन है। किचन को 5 मिनट असमंजस में देखता है और अपने कमरे में चला जाता है। जैसे ही कमरे में जाता है, सामने प्रिया बुक पढ़ रही होती है। उसे हवाओं में हल्की जैस्मिन की खुशबू महसूस होती है। अजय को फूलों की खुशबू बहुत ही ज्यादा पसंद है और उसे फूल लगाना भी बहुत पसंद है, इसलिए अजय ने छत पर तरह तरह के फूल लगाया हुआ है। अजय प्रिया को देखता है, उसके बाद टाइम को देखकर प्रिया को बोलता है, मैडम आपको सो जाना चाहिए, सुबह आपको जल्दी उठना होता है। यह सुनकर प्रिया को टेबल पर आकर बोलती है, बस मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। यह सुनकर अजय बोलता है, आपको मुझसे कोई काम था? प्रिया अजय को देखकर बोलती है, क्या तुमसे काम होगा तभी तुम्हारा इंतजार करूंगी। प्रिया की बात सुनकर अजय बस प्रिया को देखता ही रहता है। प्रिया अजय को देखकर बोलती है, तुम्हें वहां पर खड़ी सोने का इरादा है? अजय कुछ नहीं बोलता है, उसके बगल में जाकर लेट जाता है। आज अजय को प्रिया का व्यवहार कुछ डिफरेंट लगता है। अजय सोने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसे प्रिया की आवाज सुनाई देती है। प्रिया अजय को आवाज लगाती है तो अजय हूँ बोलता है। प्रिया बोलती है, मुझे तुम्हारे हाथ पर सोना है। यह सुनकर अजय कोई भी जवाब नहीं देता है तो प्रिया अजय का हाथ आगे करके उसके हाथ पर लेट जाती है। अजय की धड़कन साफ सुन रही थी। प्रिया को अजय के बाहों में बहुत ही ज्यादा सुकून महसूस हो रहा है। प्रिया अजय के कमर में हाथ डाल दी है और आंखें बंद कर सके सो जाते हैं।
प्रिया की इस हरकत से अजय की नींद बिल्कुल ही गायब हो जाती है। अजय सीलिंग को देख रहा होता है, उसके दिल में गुदगुदी सी होती है। प्रिया का इस तरह करीब आना अजय को एक अलग ही एहसास होता है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। प्रिया उसे एक्सेप्ट कर रही है, अजय को भी धीरे धीरे नींद आने लगती है, वह भी सो जाता है। शर्मा निवास पेपर साइन करने के बाद कंचन जी कब से पुनीत के आने का वेट कर रही होती है। कंचन जी रूलिंग चेयर पर बैठी हुई होती है, तभी नौकर आकर बोलता है, मैडम नीचे कुछ लोग बाबा को लेकर आए हैं। यह सुनते ही कंचन जी नौकर को देखकर बोलती है, जो पंकज को भी एक बार दे दो। जी मैडम बोलकर नौकर पंकज के कमरे की तरफ चली जाती है। कंचन जी जैसे ही मेन हॉल में आती है तो दिखती है कि 4 लोग पुनीत को अधमरे हालत में लेकर मेन गेट पर खड़े हैं। पुनीत कोई हालत में देखकर कंचन जी के दिल में ही टिस उठती है। तुरंत ही उन चारों को बोलती है कि इसे तुम लोग या सोफे पर लिटा दो। चारों लोग बात मांगकर पुनीत को सोफे पर लेटा देते हैं। कंचना ने कुछ पैसे देती है और वह लोग चले जाते हैं। कंचन पुनीत को देखती है, उसके पूरे फेस पर कट के निशान, कपड़े बिल्कुल फटे हुए, बदन पर भी हर एक इंच में हरा लाल काला मार का निशान। यह देखकर कंचन जी का दिल दहल जाता है। वह तुरंत ही डॉक्टर को बुलाती है। इतने में ही पंकज और उसकी पत्नी और दोनों बेटियां अपने कमरे से निकल कर आती हैं। पुनीत की हालत देखकर दोनों बहनों के मुंह से चीख निकल जाती है। पंकज की पत्नी पुनीत के पास रोक कर बैठकर दहाड़े मार मार के रोने लगती है, जैसे कि घर में किसी की मौत हो गई हो, तो घर में मातम छा गया हूँ। पंकज जी अपनी पत्नी को इस तरह रोता देखकर गुस्से में चिल्लाकर बोलते हैं, अभी तुम्हारा बेटा जिंदा है, इतनी जल्दी मत मनाने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर उसकी पत्नी रोते हुए बोलती है, मेरा बेटा इस हालत में और मैं दिल कॉल करूंगी ना। यह सुनकर कंचन जी गुस्से में बोलते, तुम्हारा बेटा इस हालत में है, रोने की वजह है, इसके लिए प्रार्थना करो कि जल्दी से ठीक हो जाए। यह बोलकर कंचन जी पंकज की तरफ अफसोस भरी नजरों से देखती हैं। शर्मा निवास का फैमिली डॉक्टर करीबन आधे घंटे में शर्मा निवास आता है। जैसे ही डॉक्टर पुनीत को देखता है तो वह चौंका कंचन जी की तरफ देखकर बोलता है, मैडम इसे अभी तक यहाँ क्यों रखा है, इसे तुरंत ही हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, इसकी हालत ज्यादा खराब है, इसका इलाज घर में नहीं होगा। पंकज जी यह सुनकर तुरंत ही नौकरी को गाड़ी निकालने के लिए बोलते हैं और 2 नौकर की मदद से पुनीत को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हॉर्स जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं, पुनीत कुदरती ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। करीबन सुबह के 2 बजे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकलकर पंकज और कावेरी जी की तरफ देखकर बोलते हैं, देखिए आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी में बहुत चोट आई है, जिससे उसे कम से कम 1 साल तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा। एक पैर फ्रैक्चर है, एक हाथ फ्रैक्चर है और छोटे छोटे घाव भी उसके बॉडी पर बहुत सारे हैं। डॉक्टर आगे बोलता है, करीब आने से ठीक होने में पूरे 1 साल लग जाएंगे और करीबन 2 हफ्ते से हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। या बोलकर डॉक्टर चला जाता है। यह सुनकर पंकज और कंचन को बहुत ही ज्यादा होता है। थोड़ी देर में पुनीत को आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। सुबह का वक्त अजय की आंखों जैसे ही खुलती है, उसे अपने बदन पर नरम नरम हाथ और पैर महसूस होते हैं। अजय देखता है प्रिया उससे कस के पकड़ कर सो रही है। अजय प्रिया कहाँ थे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करता है, पर प्रिया बार बार उसकी छाती पर अपना हाथ रखकर अजय की छाती पर बढ़ते हुए सोती है। अजय थोड़ी देर रुक जाता है। अजय प्रिया को देखता है और हल्के से उसके माथे पर अपने होठों को रखता है। अजय बहुत ही प्यार से प्रिया को अपने से अलग करके उठने की कोशिश करता है। इतने में ही प्रिया थोड़े गुस्से आवाज में मिलती है, अगर तुम 1 इंच हिले तो तुम्हारे ऊपर चढ़कर सो जाऊंगी मैं। आज संडे है, इसलिए चुपचाप से तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। यह सुनकर अजय स्ट्रगल करना छोड़ देता है और खोलकर सीलिंग को घूरता रहता है। दूसरी तरफ शेखावत विला सुबह आरती के बाद पूरे घर में चहल पहल होती है। विवान जोगिन से वापस आता है तो घर में चहल पहल देखकर माँ के पास जाकर पूछता है, माँ आज क्या है। बेटे की बात सुनकर अनुराधा जी बोलती है, आज बड़े पंडित जी आएंगे इसलिए सारी तैयारी कर रही हूँ। अरे पंडित जी को तुम्हारे और तुम्हारी होने वाली पत्नी की कुंडली भी दिखानी है। यह सुनकर विवानी भी की स्माइल करते हुए बोलता है, पहले लड़की की तरफ से जवाब तो आने दीजिए। यह सुनकर अनुराधा जी बोलती है, देख मैं तुझे तो बताना ही भूल गई कि कल लड़की वालों की तरफ से फोन आया था और लड़की इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया है। यह सुनकर विवान को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है, पर अपनी माँ का चमकता चेहरा देखकर वह भी स्माइल कर देता है। विवान अपनी माँ को देखकर बोलता है, आप तैयारी कीजिए मैं नहा कर आता हूँ। यह बोलकर वह अपने कमरे में चला जाता है। हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है तो मुझे यह बात कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं इसे लिखने की इतनी मेहनत ना करो और यह स्टोरी को नहीं पर स्टॉप कर दूं, क्योंकि मुझे स्टोरी में एक भी कमेंट और एक भी शेयर नहीं दिखता है, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा निराशा फील होता है।
कल की स्टोरी लिखने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है और आप लोग सिर्फ पढ़ते हैं और उसका कोई भी रिव्यू नहीं देते हैं, या फिर उसमें क्या गलती है, आपको स्टोरी अच्छी लगी कि नहीं लगी कुछ भी नहीं बताते हैं। आपको कोई स्टोरी नहीं पसंद आ रही है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं यह स्टोरी को कंटिन्यू करना है या स्टॉप कर देना है, इस बारे में सोचूं।